chromophores, oxochrome, spectral shift and the effect of solvent। अच्छा, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स का क्या मतलब है मैम? ग्रुप्स हमारे पास कोई भी दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है सैचुरेटेड, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा? जब जब हमारे पास में बातें आएंगी सैचुरेटेड की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम ऑलरेडी अपनी 7th सेमेस्टर के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे और हमारी एनालिसिस की जो आज की क्लास होने वाली है उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट एंड द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और इन सारे टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और कितनी बार आ चुके हैं ये मुझे यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप सारे बच्चों को पता होगा कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से हमेशा हर साल एक शॉर्ट नोट पूछा ही पूछा जाता है। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, कितने टाइप की शिफ्ट होती हैं, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, सवाल यहाँ से 100% आएगा। तो इनको बहुत अच्छे से हमें सम अप करना है। शॉर्ट नोट्स यहाँ से ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास में मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखूंगी कॉन्सेप्ट के साथ आपका शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिया जाएगा। और शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए है अगर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है बेटा तो जल्दी से कर लो, क्योंकि सारे क्लास के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स की जो भी पीडीएफ होती हैं वो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पर टैप करने से आप इमीडिएटली व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बेटा अगर अभी तक आपने हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे। इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, उसका सिलेबस जानना है या फिर उसके पीवाई पेपर्स कैसे हैं ये जानना है, तो ये भी आपको पता चलेगा हमारी अपनी ऐप पर। बिना किसी देरी के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आप प्ले स्टोर से बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के। और जो हमारा टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक का क्या नाम होने वाला है मैम? हमारा टॉपिक सबसे पहले आप हमें पढ़ाने वाले हो क्रोमोफोर्स। यानी क्रोमोफोर्स क्या होते हैं मैम, ये बता दीजिए हमें। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, व्हाट आर द क्रोमोफोर्स। बेटा क्रोमोफोर्स पता है क्या होते हैं? हमारी जिंदगी के कुछ बेहतरीन रंगों को कहा जाता है क्रोमोफोर्स। मैम आप तो पोएट्री की क्लास में आ गई, आप पोएट्री की क्लास में कैसे आ गई भाई? देखो हमारे पास बेटा ये मार्कर है, कोई मुझे बताएगा इसका कलर क्या है? मैम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ब्लैक कलर का है ये। दुनिया में पता है कितने कलर्स होते हैं मैम? दुनिया में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन हमें जिन कलर्स से मतलब है वो पता है कौन से होंगे? वो होंगे विबग्योर। विबग्योर यानी मैम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी ये सारे के सारे कलर हमारे रेडिएशन में पाए जाते हैं। याद है आपने कभी रेनबो देखा हो अगर, तो रेनबो भी तो इन्हीं सब कलर से मिलकर बना होता है ना। तो जब अगर किसी भी कंपाउंड का या किसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं बताऊं कि मुझे कलर आइडेंटिफाई करके दो, जैसे ये मेरी टी शर्ट है, आपको मेरी टी शर्ट कैसी दिख रही है? आपको मैम ब्लैक कलर की हमें आपकी टी शर्ट दिख रही है। अब ब्लैक कलर की ही क्यों दिख रही है, ऐसा क्या है? देखो मान लो ये हमारे पास क्या है भाई, ये टी शर्ट कैसे बनते हैं, मान लो ये हमारे पास एक टी शर्ट है भाई, मान लेना कि ये टी शर्ट है, हो कुछ भी है, मान लो कि ये टी शर्ट है। अब इस टी शर्ट ने क्या किया होगा मैम? इस टी शर्ट ने वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसको, सबको इन्होंने क्या किया मैम? इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना जी, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। जितने कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो हमें नहीं दिखेंगे, और इनमें से मान लो कोई एक कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लो ब्लू कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो कलर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया होगा, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, वही कलर बेटा हमें दिखने लग जाता है। जैसे मेरी टी शर्ट और ये मार्कर ब्लैक है, यानी इस ऑब्जेक्ट ने ब्लैक कलर अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, तो जो ऑब्जर्व नहीं कर पाया वो बाहर हमें रिफ्लेक्ट हो गया, हमें बाहर वो दिख गया। इसी तरीके से हम पहचानते हैं कि किसका कौन सा कलर होता है। यानी हमारी लाइफ में जितने भी कलर्स होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं मैम? वो क्रोमोफोर पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई क्रोमोफोर की डेफिनेशन बता दो जरा, क्या होती है क्रोमोफोर की डेफिनेशन, तो क्या बताएंगे? हम बोलेंगे कि दीज आर द अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। क्या होते हैं भाई क्रोमोफोर? मैम जो क्रोमोफोर है ना आपके, ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं।
अच्छा, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स का क्या मतलब है? मैम ग्रुप्स हमारे पास कोई भी दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है सैचुरेटेड, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा? जब जब हमारे पास में बातें आएंगी सैचुरेटेड की, तो याद रखना सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड हो। जो ग्रुप सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मिलकर बना हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड ग्रुप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जरा मुझे बताओ ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जिसमें या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लाया करता है, उनको क्या बोलते हैं मैम? उन ग्रुप्स को अनसैचुरेटेड ग्रुप्स बोला जाता है। समझ आया? अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कोई ग्रुप मिलकर बना है तो दैट इज सैचुरेटेड ग्रुप। अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर भी बना है तो दैट विल बी अनसैचुरेटेड ग्रुप। अब क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमोफोर्स मैम जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। दे आर द मॉलिक्यूल्स और द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो क्या करेंगे, जो लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे यूवी रेडिएशन में। हम क्या लिख सकते हैं मैम? आप लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हैं हम? कैसे मॉलिक्यूल होते हैं भाई ये? मैम ये इस प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। कहां पे? लाइट बोल दो या तो रेडिएशन बोल दो, एक ही मतलब है, चाहो तो लाइट कह दो चाहो तो रेडिएशन कह दो। किस रीजन में एब्सॉर्ब करते हैं मैम? यूवी रेंज में, या हम कह सकते हैं कि यूवी रीजन में क्या करेंगे मैम? यूवी रीजन में आके क्रोमोफोर्स लाइट को एब्सॉर्ब करने का काम करेंगे। एंड क्या करते हैं मैम? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग कलर्स टू द कंपाउंड। और जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें क्या होगा मैम? जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें कलर को इंपार्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंड क्या होते हैं मैम क्रोमोफोर्स? बेटा क्रोमोफोर्स एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो क्या करेगा मैम? जो यूवी रेंज में किसी भी रेडिएशन को एब्सॉर्ब या लाइट को एब्सॉर्ब करने का काम करेगा। जैसे ये लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा फिर क्या होगा मैम? फिर किसी भी कंपाउंड में कलर इंपार्ट करने के काम आएगा। एक बार इसने लाइट एब्सॉर्ब कर ली फिर क्या करेगा ये? फिर मैम किसी भी रेडिएशन में किसी भी रेंज में ये कलर को इंपार्ट कर देगा। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। जो कंपाउंड्स को कलर्ड बनाता है उनको क्या बोलते हैं मैम? उनको बोलते हैं क्रोमोफोर्स। हमारी लाइफ के क्रोमोफोर्स पता है कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फैमिली, ये सब हमारी लाइफ के क्रोमोफोर्स हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत सारे कलर्स लेकर आते हैं, जो हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा सा बेसिकली हमारे लिए एनवायरनमेंट लेके आते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी फैमिली में जितने लोग होंगे, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, दीज ऑल आर द क्रोमोफोर्स ऑफ योर लाइफ, जो क्या करेंगे, जो आप में से, आपकी लाइफ से बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स को इम्पार्ट करते हैं। खैर हमें तो केमिस्ट्री की लाइफ में पढ़ना है कि यहाँ कौन क्रोमोफोर्स होगा। तो मैम इनके आप एक दो एग्जाम्पल बता दोगे तो बहुत बेटर होगा कि क्रोमोफोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए बेटा, क्रोमोफोर के वो सभी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मैम आपने तो ऊपर ही लिख रखा है कि क्रोमोफोर्स जो होंगे वो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होंगे। यानी ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है वो सबके सब क्या होंगे? क्रोमोफोर्स। जैसे जैसे कि मैम एल्कीन क्या हो जाएगा? क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है। जैसे बेटा अल्काइन किसका एग्जाम्पल है? क्रोमोफोर का एग्जाम्पल है। जैसे नाइट्रो ग्रुप किसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैम? हमारा नाइट्रो ग्रुप भी क्रोमोफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा बेटा सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, कार्बोनिल हो गया, है ना जी। ये सब क्या हो जाएंगे मैम? एस्टर्स हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हमारे पास क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लाया करता है, ये सब क्या होते हैं मैम? ये सारे क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, क्रोमोफोर्स होते कितने टाइप के हैं मैम? जो क्रोमोफोर्स है ना वो जनरली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के क्रोमोफोर? चलो बताती हूँ डिटेल में, लिखिएंगे पहले। क्रोमोफोर्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स।
क्रोमोफोर्स कितने प्रकार के होते हैं मैम? जनरली क्रोमोफोर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है बेटा इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, याद रखना है ये वाली बात हमें। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, और इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर के बाद कौन आता है मैम? एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। यानी दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा? दूसरे टाइप का हो जाएगा हमारे पास में डिपेंडेंट क्रोमोफोर। अब भाई ये होता क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। व्हाट इज डिपेंडेंट क्रोमोफोर एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर? हमें तो थोड़ा समझ में नहीं आया क्या होता है भाई, हम कैसे पता करेंगे? देखिए, अ सिंगल क्रोमोफोर इम्पार्ट्स कलर्स टू द कंपाउंड, उसको क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट। यानी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा और सिंगल मॉलिक्यूल होने के बाद भी वो कलर इम्पार्ट करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे क्रोमोफोर्स को क्या बोलते हैं? ऑलवेज हैव इन माइंड, ऐसे क्रोमोफोर को बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। हम क्या लिख सकते हैं मैम? हम लिख सकते हैं कि इट इज अ सिंगल क्रोमोफोर। इट इज अ सिंगल क्रोमोफोर जो कि क्या करता है मैम? जो कि लाइट को इम्पार्ट करता है, यानी हम बोल सकते हैं इम्पार्ट कलर्स टू द कंपाउंड। तो अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में कलर को इंपार्ट करता है, उस सिंगल मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, जो कि किसी भी दूसरे कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या होंगे बेटा? इसका एग्जांपल आपका एजो ग्रुप हो सकता है। एजो ग्रुप के अलावा नाइट्रोसो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसके मैम? इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर के। जैसे एजो ग्रुप हो गया, जैसे नाइट्रोसो ग्रुप हो गया, तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। अच्छा, अब डिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या होता है मैम? जब हम डिपेंडेंट की बात करेंगे तो देखिए आप इसके नाम से समझ सकते हो, इंडिपेंडेंट यानी किसी दूसरे कंपाउंड या दूसरे क्रोमोफोर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिपेंडेंट क्रोमोफोर का क्या मतलब होता है मैम? मोर देन वन क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा क्रोमोफोर जहां प्रेजेंट होते हैं, यानी जहां किसी दूसरे क्रोमोफोर पर भी चीजें डिपेंड करती हैं, उनको क्या बोला जाता है बेटा? उस टाइप के क्रोमोफोर को बोला जाता है हमारा डिपेंडेंट क्रोमोफोर। यानी हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे मोर देन वन क्रोमोफोर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और इम्पार्ट द कलर। ऐसे क्रोमोफोर को क्या बोलेंगे मैम? इसको डिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं गॉट इट? समझ आया आप लोगों को? अगर हमें कलर इंपार्ट करने के लिए एक से ज्यादा क्रोमोफोर की जरूरत होती है तो उसको क्या बोलते हैं मैम? उसको डिपेंडेंट क्रोमोफोर बोला जाता है। इसके एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए मैम। एक एग्जाम्पल तो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, उसके अलावा एक एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक्सेट्रा काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए दो टाइप के क्रोमोफोर जो थे, एक तो डिपेंडेंट, दूसरे था इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी जो किसी पर डिपेंड करे, हमें एक से ज्यादा क्रोमोफोर वहां पर मिलेंगे, एग्जाम्पल है इनके ये। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं होंगे, सिंगल क्रोमोफोर्स अवेलेबल होंगे और इन सिंगल क्रोमोफोर्स की वजह से कलर इंपार्ट होगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा मैम? उसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। एग्जाम्पल इसका मैम एजो ग्रुप, नाइट्रोसो, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये क्या हमने पढ़ लिया मैम? ये तो आपने बता दिया सारा कुछ क्रोमोफोर्स के बारे में। चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट द क्रोमोफोर। हमने काफी सारी चीजें क्रोमोफोर्स के बारे में पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे किसके बारे में डिस्कशन करना है? आगे अब हम डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में, दैट इज व्हाट मैम? दैट इज ऑक्सोक्रोम। अब ये बताइए मैम, ये ऑक्सोक्रोम का क्या मतलब होता है? क्रोमोफोर तो आपने बता दिया, यानी जितने भी ट्रांजिशन होते हैं, जितने भी कंपाउंड में कलर्स होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? सिर्फ क्रोमोफोर की वजह से होते हैं। भाई फिर ये ऑक्सोक्रोम क्या कर रहा है यहाँ पर? समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ऑक्सोक्रोम का काम होता है क्रोमोफोर के कलर की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देना। यानी ऐसे समझिए बेटा, जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जैसा आपका कोई दोस्त हो गया, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी आप उससे डेली मिलते हो, आप उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करते हो, उसके होने से आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज है, अच्छी वाइब्स आती है, आप घूमने जाते हो साथ में,
है ना, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बेस्ट फ्रेंड जो होगा वो आपकी लाइफ का ऑक्सोक्रोम हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो आपकी जिंदगी के रंगों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। मेन रंग आपकी जिंदगी के किसकी वजह से है, हमारी फैमिली की वजह से, मम्मी पापा भाई बहन की वजह से, क्रोमोफोर्स की वजह से, लेकिन उसी क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को और बढ़ा देना किसका काम होता है, ऑक्सोक्रोम का। या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसके बारे में अगर हम सोच भी लेते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, होगा भाई, आप सबकी जिंदगी में ऐसा कोई होगा, तो वो इंसान हमारी जिंदगी का क्या हो जाएगा मैम, वो इंसान हमारी जिंदगी का ऑक्सोक्रोम हो जाता है। तो ऐसा अच्छा और खास दोस्त क्या होता है, हमारी जिंदगी का ऑक्सोक्रोम, जो हमारी जिंदगी के रंगों को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। यानी कि ऑक्सोक्रोम्स आर द कंपाउंड्स व्हिच इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ क्रोमोफोर्स, जो क्रोमोफोर की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं मैम, उनको बोला जाता है ऑक्सोक्रोम्स। तो अगर अब मुझे इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो बताओ मैं कैसे लिखूंगी, इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गेट अटैच टू द क्रोमोफोर। ये बेसिकली करते क्या है मैम, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्रोमोफोर से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोफोर से अटैच हो जाने के बाद उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। हम लिखेंगे इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स which attaches with the chromophore and increases its intensity. Possibly wavelength. देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो क्रोमोफोर के साथ जाकर के अटैच हो जा रहा है और उस क्रोमोफोर के साथ अटैच होकर उसकी इंटेंसिटी एंड पॉसिबली उसकी वेवलेंथ को भी इंक्रीज कर दे रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है मैम, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑक्सोक्रोम्स। ये क्या करते हैं बेसिकली क्रोमोफोर्स के कलर को इनहेंस करने का काम करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोल सकते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स। इनको क्या बोला जाता है मैम, इनको ना हम कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स का क्या मतलब है मैम, कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स का मतलब ये है कि ये क्या करने का काम करते हैं, ये किसी भी कंपाउंड के कलर को इनहेंस करने का काम करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड के कलर को और ज्यादा बढ़ा देने का काम करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोल दिया जाता है कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स। किसके साथ अटैच होते हैं मैम, अगर कोई क्रोमोफोर है ना, किसी क्रोमोफोर के साथ ये अटैच हो जाएंगे और अटैच होके क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। जनरली ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, तो ये क्या होंगे, दीज आर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी मैम इनमें सिंगल बॉन्डेड एटम से सारे के सारे कनेक्टेड होंगे। तो हम लिख सकते हैं These are the saturated compounds। जितने भी ऑक्सोक्रोम होंगे वो क्या होते हैं मैम, जनरली these are the saturated compounds जो सिंगल बॉन्डेड एटम से कनेक्टेड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं मैम, इनको हम ऑक्सोक्रोम्स बोल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाइए मैम, ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। आइए बच्चा देखो, हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक बेंजीन रिंग, जिसमें क्या आ रहा है मैम, बेंजीन रिंग है यानी डबल बॉन्ड तो हो गई। अब मुझे जरा बताओ, अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो क्या होता है मैम, वो अनसैचुरेटेड होता है। ये अनसैचुरेटेड ग्रुप क्रोमोफोर होगा कि ऑक्सोक्रोम, मैम आपने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था हमें, जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं वो क्या होंगे मैम, क्रोमोफोर्स होंगे। तो ये जो आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप है ये क्या है मैम, सीधी सी बात है, ये बेंजीन जो आपने बनाया है ना, ये बेंजीन कुछ नहीं हमारा क्रोमोफोर है। यानी क्रोमोफोर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। कलर किसकी वजह से आते हैं, क्रोमोफोर की वजह से ही तो कलर आते हैं ना। तो ये क्या है मैम, ये हमारे पास क्रोमोफोर है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स। अब मान लो मैं एक और कंपाउंड बनाती हूँ, ये क्रोमोफोर है। अब अगर इस क्रोमोफोर के साथ में बेटा मैंने NH2 को जोड़ दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्या किया मैम, ये था आपके पास में क्रोमोफोर और आपने क्या किया है, आपने इस क्रोमोफोर के साथ में इस ग्रुप को जोड़ा है। ये क्या था, ये था हमारे पास क्रोमोफोर, जिसकी वजह से कलर इंपार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एक ऐसे ग्रुप को जोड़ दिया जो क्रोमोफोर के साथ अटैच है, इस ग्रुप को बोला जाता है बेटा ऑक्सोक्रोम। याद रखना, इस ग्रुप को बोला जाता है ऑक्सोक्रोम, और इस ऑक्सोक्रोम की वजह से, इस क्रोमो
क्रोमोफोर की या इस कंपाउंड की कलर और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ऑक्सोक्रोम होगा वो क्या होगा मैम, ऑक्सोक्रोम किसी भी क्रोमोफोर के साथ में कनेक्टेड होगा या अटैच होगा, और अटैच होके उसके जितने भी कलर हैं उनको और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोल देते हैं ऑक्सोक्रोम। यानी जो बेंजीन के कलर को और ज्यादा बढ़ा देगा वो कौन सा ग्रुप है, NH2। तो क्या हो जाएगा NH2 मैम, NH2 हो गया हमारा ऑक्सोक्रोम। तो अगर इसके जनरल एग्जांपल्स आपको बताने हैं तो एग्जांपल्स क्या लिखेंगे भाई हम, मुझे बता दीजिए जरा ऑक्सोक्रोम के जनरल एग्जांपल्स क्या होंगे। मैम इसके जनरल एग्जांपल हो सकते हैं OH, इसका एग्जांपल हो सकता है OR, इसका एग्जांपल SH, इसका एग्जांपल हो सकता है NH2, है ना। तो ये सब क्या हो सकते हैं मैम, ये सारे के सारे जनरल एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास। ये क्या कंटेन करेंगे, हमेशा याद रखिएगा जितने ऑक्सोक्रोम होंगे दे कंटेन्स अ लोन पेयर। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट बना के नोट डाउन कर लेना। इनके पास क्या होता है मैम, जितने भी ऑक्सोक्रोम होंगे ये लोन पेयर को कंटेन करेंगे। क्योंकि ये लोन पेयर को कंटेन करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से मैम इनमें कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, और यहाँ जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा इनमें क्या होगा मैम, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई रीजन क्या है जो ये कलर इंपार्ट कर देते हैं, तो जितने भी ऑक्सोक्रोम होते हैं उनमें पाया जाता है लोन पेयर। लोन पेयर करते हैं इनके साथ में कॉन्जुगेशन यानी डीलोकेलाइजेशन। जैसे जैसे ये डीलोकेलाइज होंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे वैसे इनमें कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इनमें कलर इंपार्ट की टेंडेंसी बढ़ेगी, इनमें कलर भी बढ़ेंगे, और हमारे पास क्या हो जाएंगे मैम, ये सारे ऑक्सोक्रोम हो जाएंगे जो क्रोमोफोर की इंटेंसिटी और उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ऑक्सोक्रोम्स इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। किसकी इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ मैम, इंक्रीजेस द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ क्रोमोफोर्स। ये क्रोमोफोर्स की इंटेंसिटी को और उसकी वेवलेंथ को सभी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या बोला जाता है इनको मैम, इनको बोल दिया जाता है ऑक्सोक्रोम। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी बातें सारी की सारी हो गई ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो बेटा हम लोगों ने क्रोमोफोर्स भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स भी डिस्कस कर लिया, और मैम और आपने ऑक्सोक्रोम भी डिस्कस कर लिया। चलो अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास में। तो चलिए अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि हमारे पास क्या होने वाला है मैम, जो नया टॉपिक है वो आपका होने वाला है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। अब आप मुझे ये बताओ जरा, स्पेक्ट्रल शिफ्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रल शिफ्ट। मैम कभी भी हम शिफ्ट के बारे में बात करेंगे तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा आपके पास 4 प्रकार की कुल शिफ्ट पाई जाती है। कौन कौन सी शिफ्ट पाई जाती है, देखो बेटा, पहले तो होती है आपकी बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट के बाद में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, फिर कौन होता है मैम, फिर होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो ये कुल हमारे पास 4 प्रकार की शिफ्ट होती है, और जब हम इन चारों शिफ्ट को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है मैम, इन चारों शिफ्ट को कंबाइन करके जो हमारे पास बनता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बेटा स्पेक्ट्रल शिफ्ट। यानी स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या हो गया मैम, हमारी बेथो, हिप्सो, हाइपर, हाइपो, इन सारे शिफ्ट को आप कंबाइन कर दो, जो कंबाइन करने के बाद बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, वो हमारे पास हो जाने वाला है स्पेक्ट्रल शिफ्ट। यानी द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कैन बी मॉडिफाइड वाया मैम, वाया स्पेक्ट्रल शिफ्ट। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में बेटा, इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम किसकी पोजीशन भाई मैम, द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इन डिफरेंट वेज, जो कि क्या हो जाएगा मैम, जो कि माइनर चेंजेस को फॉलो करके आएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। किस तरीके से ये मॉडिफाइड हो सकती है मैम, मॉडिफाइड इन डिफरेंट वेज बाय माइनर चेंजेस। छोटे छोटे चेंजेस करवाने के बाद इसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइड बाय माइनर चेंजेस। हम बहुत अलग अलग माइनर चेंजेस करवा सकते हैं, और माइनर चेंजेस करवाने के बाद इनको क्या किया जा सकता है मैम, इनको हम एकदम अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बेटा मैं आपके सामने ना एक ग्राफ बनाऊंगी, ये ग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एकदम अच्छे से समझना।
क्योंकि ये ग्राफ जो मैं बना रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा मैम, इधर आता है इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्टिविटी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इधर क्या आ गया मैम, इस साइड हमारे पास आ गया है इंटेंसिटी। अच्छा इधर इंटेंसिटी आ गया तो इस तरफ क्या आएगा मैम, यहाँ हमारे पास आता है वेवलेंथ। इसी वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैम, इसी वेवलेंथ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लैम्डा मैक्स से। तो या तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स बोल दो, या तो क्या बोलना है मैम, या तो हम इसको इंटेंसिटी बोल सकते हैं। चलिए जी अब बताइए मुझे जरा यहाँ पर अब क्या होगा मैम, अब यहाँ पर बेसिकली आप चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैम, हमने चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ जब हम इस साइड जा रहे हैं क्या हो रहा है मैम, इस साइड जाते जाते आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है। यानी ऐसी कौन सी शिफ्ट होती है बेटा, जहां हम जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है। जब जब हम ऐसी किसी शिफ्ट में आगे की तरफ जाएंगे और हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, ऐसी शिफ्ट को बेटा कहा जाता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। याद रखना, ऐसी शिफ्ट को कहा जाता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। जब हम किसी भी डायरेक्शन में आगे की तरफ जाते जा रहे हैं और हमारी वेवलेंथ क्या होती जा रही है मैम, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट का बेटा एक और नाम होता है, यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है, चाहो तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोल दो, चाहो तो इसको रेड शिफ्ट बोल दो। आप दोनों में से कोई भी शिफ्ट इसको बोल सकते हैं, या तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोल दिया या तो रेड शिफ्ट बोल दिया। अच्छा ये बताओ, अगर हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी अगर हमारी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जा रही है, तो बताओ क्या बोलेंगे मैम, अगर हमारी वेवलेंथ यहाँ पर देखिए, इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, दैट इज बेथोक्रोमिक शिफ्ट। पीछे की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ घट रही है, इसको क्या बोलेंगे मैम, अगर वेवलेंथ घट रही होगी तो ऐसी शिफ्ट को बोला जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यानी ये कैसी शिफ्ट हो जाएगी मैम, ये हमारे पास हो जाएगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। या तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोल दीजिए, या क्या बोल सकते हो, या मैम इसको आप ब्लू शिफ्ट बोल दीजिए, है ना। तो हम इसको दो शिफ्टों के में नाम दे देंगे, या तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आ गया या तो ब्लू शिफ्ट आ गया। इधर ये होगी बेथोक्रोमिक शिफ्ट, या तो हमने इसको रेड शिफ्ट बोल दिया। किस पे डिपेंड कर रही है ये मैम, ये डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, अगर वेवलेंथ घट रही है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सो को ही ब्लू बोलते हैं, बेथो को ही रेड बोलते हैं। अच्छा अब ये वाली जो वर्टिकल लाइन पे है वो किस पे डिपेंड करेगी मैम, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर इंटेंसिटी आपकी बढ़ रही है तो बता दो कौन सी शिफ्ट होगी मैम, अगर हमारी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है तो इस शिफ्ट का क्या नाम होता है बेटा, ये होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्या हो जाएगी मैम, ये हमारे पास हो जाने वाली है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम इसमें देखिए जो हमारी इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। अच्छा नीचे यानी जहां इंटेंसिटी कम हो रही है वो क्या होगा मैम, ये हो जाती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का क्या मतलब है मैम, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी का क्या सीन होगा मैम, वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है हमारी वो कम होती चली जाएगी। अंडरस्टूड। ऊपर जा रहे हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, नीचे जा रहे हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब बेटा इन सबकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी अपने नोट्स में। क्या लिखोगे देखो मैं बता रही हूँ। अगर पहले डेफिनेशन लिखना बेथोक्रोमिक शिफ्ट, लिखना बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है, जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आपका लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे इस शिफ्ट को हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट। अच्छा अगर हमारी वेवलेंथ बेटा कम होती चली जाती है, अगर हमारी वेवलेंथ कम होती चली जाती है तो ऐसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं मैम, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। दिस हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज अ ब्लू शिफ्ट। ठीक है आगे बढ़ो मैम, अगर वर्टिकल लाइन पे हम इंटेंसिटी देखते हैं, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो कौन सी शिफ्ट होती है, तो मैम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है, बढ़ रही है इंटेंसिटी। और हाइपो कब होता है मैम, अगर इंटेंसिटी घट रही होती है तो क्या होता है, तो जो शिफ्ट आती है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आती है। इन्हीं को कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं मैम, इन्हीं को कंबाइन फॉर्म में स्पेक्ट्रल शिफ्ट बोलेंगे। अगर स्पेक्ट्रल शिफ्ट पे शॉर्ट नोट आता है तो ये पूरा लिखोगे, डायग्राम बनाओगे और इन सभी शिफ्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। इतना कर दिया तो गारंटीड फुल मार्क्स आने हैं तुम्हारे इस टॉपिक में। डन। तो ये हमारा खत्म हो गया स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है मैम हमारे पास बेटा, अगला टॉपिक आपके पास जो है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट।
यानी आप हमें अब ये बताइए मैम कि ये सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। बेटा किसी भी कंपाउंड में अभी हम देख रहे हैं कि उसमें कलर्स आ रहे हैं बहुत सारे, ये कई कई बार सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट होता है। यानी मैम एक सॉल्वेंट का कुछ अलग होगा, दूसरे सॉल्वेंट का कुछ अलग होगा, बहुत बारी ये सॉल्वेंट पर चीजें डिपेंड करती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं मैम, इनको हम बेसिकली इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट बोल देंगे। यानी जब भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे होते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है मैम, यूवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉल्वेंट को चॉइस करना। हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, देखो बेटा जब जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे वहां पर क्या जरूरी है मैम, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्वेंट की प्रेजेंस की वजह से अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी अगर हमारी अब्जॉर्प्शन पे, हमारी इंटेंसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं मैम, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि आपका सॉल्वेंट लेना बहुत जरूरी है, कि आपको पता तो चलेगा कि आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो। मतलब रीजन क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो बिकॉज यहां पर क्या रीजन है, बिकॉज सॉल्वेंट कैन चेंज द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। सॉल्वेंट की वजह से किसी भी कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सॉल्वेंट का चॉइस करना, प्रॉपर सॉल्वेंट को चूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो हमने कर लिया ये सॉल्वेंट के बारे में। अब सबसे स्टेबल सॉल्वेंट कौन सा होगा मैम, सबसे ज्यादा सुटेबल और सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो खुद कोई रेडिएशन ना दिखाए, जिसकी वजह से खुद हमें कोई रेडिएशन ना मिले, जो सिर्फ बेसिकली अपनी प्रेजेंस से बाकी सारी चीजें मेंटेन करे, खुद ही रेडिएशन में इन्वॉल्व ना हो, वो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो बेस्ट चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होगा। यानी अगर हमें यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी हो तो बताओ मैं कैसे मेंशन करूंगी। हम यहाँ पर बेटा आराम से लिख सकते हैं कि द मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज वन दैट डज नॉट इटसेल्फ अब्सॉर्ब रेडिएशन। अगर कोई आपका सॉल्वेंट है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वो सॉल्वेंट हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा मैम, वो सॉल्वेंट आपके लिए एक आइडियल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि कोई सॉल्वेंट अगर आइडियल हो तो वो कैसे होगा मैम, वो किसी भी तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो दैट विल नॉट बी द आइडियल। तो हमें क्या चाहिए मैम, हमें आइडियल सॉल्वेंट नहीं चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे किसी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होने लगती है, याद रखना मेरी बात, जैसे जैसे किसी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होगी उसका जो एप्सिलॉन मैक्स है बेटा वो भी इंक्रीज करेगा और उसका लैम्डा मैक्स जो है वो भी इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है। यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी बेटा बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, वेवलेंथ में भी, वेवलेंथ के डेफिनेशन में भी, वेवलेंथ के बेसिकली अब्जॉर्प्टिविटी में भी। इन दोनों टर्म्स में सबसे ज्यादा बड़ा रोल किसका होता है, पोलैरिटी का। और मैं तुम्हें एक ऐसा टेबल बना के दे देती हूँ जो पोलर कंपाउंड का या जो पोलैरिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताएगा। ये जो टेबल है, यानी ये जो मैं ऑर्डर लिखवाने जा रही हूँ, ये पोलैरिटी का है, यानी कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पोलर, कौन सा सॉल्वेंट सबसे ज्यादा पोलर और कौन सा सॉल्वेंट सबसे कम पोलर होगा। बहुत ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी होती है मैम, सबसे ज्यादा पोलैरिटी होती है हमारे पास में वाटर की। वाटर से कम पोलैरिटी, याद रखिएगा, वाटर से कम पोलैरिटी होगी मीथेनॉल की। मीथेनॉल बोले तो CH3OH। उसके बाद किसकी होगी मैम, मीथेनॉल के बाद हो जाएगी इथेनॉल की पोलैरिटी। एंड देन इथेनॉल के बाद किसकी होगी, इथेनॉल के बाद हो जाएगी मैम बेंजीन की पोलैरिटी। समझ में आया, पोलैरिटी वाटर की, मीथेनॉल की, इथेनॉल की, बेंजीन की, ये हमारा पोलैरिटी का ऑर्डर रहेगा। अच्छा, बेंजीन से भी कम अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हेक्सेन की हो जाएगी।
अगर मैं बात करूं कि भाई बेंजीन से भी कम किसी की पोलैरिटी हो सकती है, तो याद रखिएगा हेक्सेन की हो जाएगी। ये आपके पास हो गया पोलैरिटी ऑर्डर। इस तरीके से पोलैरिटी डिपेंड करेगी, और जैसे जैसे पोलैरिटी घट रही है, जैसे जैसे आप वाटर से हेक्सेन तक आ रहे हो, वैसे वैसे एब्जॉर्प्टिविटी और वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे पास रहता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉल्वेंट से ही हमें पता चलेगा पोलैरिटी ज्यादा है कि पोलैरिटी कम है, या फिर बेसिकली सॉल्वेंट किस तरीके का होना चाहिए। आइडियल मैम वो किसी भी यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और आज इस क्लास में हमने क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेक्ट्रल शिफ्ट, सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। इस क्लास से आपका लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बना लेना, एंड डू लेट मी नो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो वो भी बता दीजिएगा। उसके अलावा बेटा अगर आप GPAT, ड्रग इंस्पेक्टर या ऑल इंडिया फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा बैच है, दैट इज अर्जुना 2.0, जहां पर प्रॉपर्ली आपको गाइडेंस एंड प्रॉपर्ली मेंटोरशिप के साथ में प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है एंड अगर आपको तैयारी बहुत डीपली और बहुत अच्छे से करनी है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी कोई भी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।